स्वागत द लर्निंग लैंटर्न एट लर्न विद टेल्स पास्ट PS में, जहां मजेदार एनिमेशन के साथ सीखना है बेहद आसान और मजेदार। चलिए सीखने की ये रोशनी जलाएं। Class 10 stories and poems. Let's begin. कहानी का नाम पिता की मदद। लेखक R.K. नारायण। परिचय। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे एक मज़ेदार और सीख देने वाली कहानी, पिता की मदद। यह कहानी लिखी है महान भारतीय लेखक R.K. नारायण ने। उन्होंने मालगुडी डेज़ और द गाइड जैसी प्रसिद्ध किताबें लिखीं। उनकी कहानियाँ एक छोटे से कस्बे मालगुडी में रहने वाले लोगों के जीवन पर आधारित हैं। आज की कहानी एक नटखट लड़के स्वामीनाथन यानी स्वामी की है, जो स्कूल जाने से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी। स्वामी बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक उसकी नींद खुली और वह कांप उठा। अरे बाप रे, आज तो सोमवार है। उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी शुक्रवार ही बीता हो। स्वामी ने कंबल सिर तक खींच लिया। इतनी जल्दी सोमवार कैसे आ गया? काश आज स्कूल न जाना पड़े। ठीक 9 बजे वह जोर से कराहने लगा। अम्मा, मेरे सिर में बहुत दर्द है। माँ ने प्यार से उसका माथा छुआ। अरे तो आज घर पर ही रहो। स्वामी अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठा। वाह, चाल काम कर गई। लेकिन 9:30 पर जब स्कूल में प्रार्थना शुरू हो चुकी थी, स्वामी माँ के कमरे में आराम से बेंच पर लेटा हुआ था। तभी पिता की गंभीर आवाज आई। स्वामीनाथन, आज स्कूल नहीं जाना? सिर दर्द। स्वामी ने तुरंत जवाब दिया। बकवास। पिता बोले। तैयार हो जाओ और स्कूल जाओ। लेकिन सिर दर्द। स्वामी फिर कराहा। पिता ने सख्त स्वर में कहा, रविवार को कम घूमो फिरो तो सोमवार को सिर दर्द नहीं होगा। ओ। स्वामी जानता था कि पिता बहुत सख्त हैं। अब नई चाल चलनी पड़ेगी। पिताजी, उसने उदास आवाज में कहा, अब तो बहुत देर हो गई है, मैं क्लास में लेट पहुंचूंगा। तो वो तुम्हारी गलती है। पिता बोले। मेरे शिक्षक क्या सोचेंगे? स्वामी घबराकर बोला। कह देना कि सिर में दर्द था। वह मुझे डांटेंगे, वह बहुत गुस्सैल हैं। अच्छा, पिता ने भौं उठाई। उनका नाम क्या है? सैमुअल। स्वामी ने कहा। तो फिर प्रधानाध्यापक से शिकायत क्यों नहीं करते? पिता बोले। स्वामी की आंखें फैल गईं। कहते हैं कि प्रधानाध्यापक भी उनसे डरते हैं। परेशानी स्वामी ने सोचा, अब तो पिताजी जरूर मान जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। पिता कुर्सी पर बैठे और पत्र लिखने लगे। बहुत लंबा पत्र। नहीं पिताजी, मत लिखिए। स्वामी गिड़गिड़ाया, लेकिन पिता ने लिफाफा बंद कर दिया। इसे प्रधानाध्यापक को देना। स्वामी डर गया। आपने क्या लिखा है? काफी कुछ। पिता बोले। सैमुअल के बारे में? स्वामी कांपते हुए बोला। हाँ, सब कुछ। स्वामी स्कूल की ओर चला। उसे लगा जैसे वह दुनिया का सबसे बुरा लड़का है। उसका मन बेचैन था। सैमुअल तो इतने बुरे नहीं हैं, वह तो मुझसे प्यार से बात करते हैं। उसे अपराध बोध होने लगा। स्कूल के गेट पर उसे एक विचार आया। मैं ये पत्र दिन के अंत में दूंगा। शायद सैमुअल कुछ ऐसा करे कि पत्र सही साबित हो जाए। स्वामी क्लास में पहुंचा। सैमुअल गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने स्वामी की ओर देखा। तुम आधा घंटा लेट हो। सैमुअल बोले। मेरे सिर में दर्द था सर। स्वामी बोला। तो फिर आए ही क्यों? ये सवाल अप्रत्याशित था। मेरे पिताजी ने भेजा सर। सैमुअल मुस्कुरा दिए।
तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही हैं। काश और माता पिता ऐसे हों। स्वामी का दिल बैठ गया। बेचारे सैम्यूल, आप नहीं जानते कि मेरे बैग में क्या है। पूरा दिन सैम्यूल बहुत शांत और दयालु रहे, यहाँ तक कि जब स्वामीनाथन, होमवर्क कहाँ है? मैं नहीं कर पाया सर। सिरदर्द? सैम्यूल ने पूछा। जी सर। ठीक है, बैठ जाओ। अंत 4:30 पर घंटी बजी। स्वामी प्रधानाध्यापक के कमरे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। चपरासी बोला, प्रधानाध्यापक 1 हफ्ते की छुट्टी पर हैं। स्वामी घर लौट आया। पत्र अब भी उसके हाथ में था। पिता ने उसे देखा। मुझे पता था। उन्होंने पत्र फाड़ते हुए कहा, अगर सैम्यूल फिर कभी तुम्हें डांटे तो मुझसे मदद मत मांगना। स्वामी ने आ भरी। हाँ, मैं अपने सैम्यूल के लायक हूँ। सारांश। स्वामी स्कूल से बचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाता है। वो अपने शिक्षक के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहता है, लेकिन जब पिता शिकायत पत्र लिखते हैं तो स्वामी को अपनी गलती समझ में आती है। अंत में उसे पता चलता है कि झूठ बोलने से परेशानी ही बढ़ती है। शिक्षा, सीख। छोटे छोटे झूठ बड़े संकट बन जाते हैं। ईमानदारी और जिम्मेदारी ही सबसे सही रास्ता है। देखने के लिए धन्यवाद। Swagadev the Learning Lantern at Learn with Tales Past PS में कविता का शीर्षक कहानी रॉल्फ वॉल्डो एमरसन द्वारा। पहाड़ और गिलहरी आपस में झगड़ पड़े और पहले ने दूसरे को छोटा अहंकारी कहा। बन, गिलहरी ने जवाब दिया, निस्संदेह तुम बहुत बड़े हो, लेकिन सभी प्रकार की चीजें और मौसम को एक साथ लेना पड़ता है, तब जाकर बनता है एक साल और एक संसार। और मुझे इसमें कोई अपमान नहीं लगता कि मैं अपनी जगह पर हूँ। अगर मैं तुम जितना बड़ा नहीं हूँ तो तुम भी मेरे जितना छोटा नहीं हो, और ना ही तुम मेरे जितना फुर्तीले हो। मैं ये नहीं झुटलाऊंगी कि तुम एक सुंदर गिलहरी के रास्ते बनाते हो। प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं, सब कुछ अच्छा और बुद्धिमानी से रचा गया है। अगर मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं उठा सकती तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते। कविता का केंद्रीय विषय क्षमताओं की विविधता और आपसी सम्मान। यह कविता सिखाती है कि हर प्राणी, चाहे बड़ा हो या छोटा, की अपनी अनोखी भूमिका और क्षमताएं होती हैं। कोई किसी से श्रेष्ठ या हीन नहीं है। सभी अपने तरीके से दुनिया में योगदान देते हैं। कविता से मिलने वाला विशेष सबक, हर किसी की अनूठी शक्तियां और महत्व होते हैं। तुलना करना अनावश्यक है। Swagadev the Learning Lantern at Learn with Tales Past PS में जहां मजेदार एनिमेशन के साथ सीखना है बेहद आसान और मजेदार। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसने पूरे भारत को रुला दिया था। इस कहानी का नाम है बापू का देहांत। लेखिका नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल का जन्म 10 मई 1927 को हुआ था। वे भारत की पहली प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखिकाओं में से एक हैं। ये पाठ उनकी आत्मकथा प्रिजन एंड चॉकलेट केक से लिया गया है। इसमें उन्होंने गांधी जी की मृत्यु के बाद पूरे देश के दुख को व्यक्त किया है। वह शाम 30 जनवरी 1948 की शाम थी। मैं घर पर चाय पी रही थी, तभी अचानक फोन बजा। तुरंत बिड़ला भवन आइए, गांधी जी को गोली मार दी गई है। मेरे हाथ कांपने लगे, मन सुन्न हो गया। बिड़ला भवन कमरे में गहरा सन्नाटा था। गांधी जी के चारों ओर उनके प्रियजन खड़े थे। कोई रो नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। फिर बापू ने अंतिम सांस ली। दिल्ली में खबर आग की तरह फैल गई।
लोग खामोशी से खड़े थे, जैसे समय थम गया हो। कुछ देर बाद लोग रो पड़े। वे ऐसे लग रहे थे जैसे रास्ता भूले हुए बच्चे। सबके मन में एक ही सवाल था, अब हमारा क्या होगा? रेडियो से घोषणा हुई, भारतवासियों, आपके बापू अब नहीं रहे। अंतिम यात्रा। अगले दिन अंतिम यात्रा निकली। लोग घंटों से सड़क के किनारे खड़े थे। पद्मसी ने कहा, हम पैदल चलेंगे। ये आखिरी बार है जब हम बापू के साथ चलेंगे। हम सब चुपचाप चल पड़े। बापू फूलों से ढकी गाड़ी पर लेटे थे। लोग रोते हुए उनके चरण छूना चाहते थे। चलने का अर्थ, बापू के लिए चलना केवल चलना नहीं था। चलना मतलब धीरे बढ़ना, सोचना और आसपास की हर चीज को समझना। ये गरीब आदमी का रास्ता था। बापू ने इसी साधारण काम को एक महान आंदोलन बना दिया। राख यात्रा। कुछ दिन बाद उनकी अस्थियां इलाहाबाद ले जाई गईं। ट्रेन में भजन गूंज रहे थे। राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तू राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। काया माया बादल छाया। अब लोग रो नहीं रहे थे। उन्हें लग रहा था बापू अब भी हमारे साथ है। गंगा में अस्थियां विसर्जित की गईं। ओम राम रावे नमः। ओम राम रावे नमः। ओम राम रावे नमः। आत्मचिंतन। दिल्ली लौटकर मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी। लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, क्या बापू का बलिदान व्यर्थ गया? नहीं, हम युवा थे, हम साहसी थे। बापू नहीं रहे, पर उनके विचार जीवित थे। अंत। बापू चले गए, पर उनका भारत उनके बच्चों में जीवित रहेगा। सारांश। ये पाठ गांधी जी की मृत्यु के बाद देश की सामूहिक पीड़ा को दर्शाता है और हमें सिखाता है कि उनके आदर्श आज भी हमारे मार्गदर्शक हैं। शिक्षा। महान व्यक्ति शरीर से चले जाते हैं, पर उनके विचार कभी नहीं मरते। राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। बोलो राम से। धन्यवाद बच्चों। सच्चाई, अहिंसा और साहस के मार्ग पर हमेशा चलते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। Class 10 stories and poems. Let's begin. कविता का शीर्षक, मेरा अपना सच्चा परिवार, टेड ह्यूजेस द्वारा। एक बार मैं ओक के जंगल में चुपके से गया। मैं हिरन खोज रहा था। वहां मुझे एक बूढ़ी औरत मिली जिसकी लाठी और कपड़े सब टेढ़े मेढ़े थे। उसने कहा, तुम्हारा रहस्य मेरे इस छोटे थैले में है। फिर वो हंसने लगी जोर जोर से और मैं डर के मारे कांपने लगा। उसने अपना छोटा थैला खोला और मैं जैसे दूसरी बार जाग उठा। चारों ओर घूरती हुई एक जाति से घिरा। मैं एक खूंटे से बंधा हुआ था। वे बोले,
हम ऊख के पेड़ हैं और तुम्हारा सच्चा परिवार है। हमें काटा जाता है, हमें उखाड़ा जाता है और तुम जरा भी ध्यान नहीं देते। अगर अभी तुम वादा नहीं करोगे तो तुम्हें मरना होगा। जब भी तुम किसी ऊख के पेड़ को कटते देखो, वादा करो कि तुम 2 नए पेड़ लगाओगे। अगर तुम वादा नहीं करोगे तो काले ऊख की छाल तुम्हारे ऊपर लिपट जाएगी और तुम्हें उन्हीं ऊख के बीच जड़ित कर देगी जहां तुम जन्मे थे लेकिन कभी बढ़े नहीं। यह था मेरा सपना इन शाखाओं के नीचे जिसने मुझे बदल दिया। जब मैं ओकवुड से बाहर आया, फिर से मानवों के बीच गया, तो मेरा चलना तो एक मानव बच्चे जैसा था, लेकिन मेरा हृदय एक वृक्ष बन चुका था। कविता का केंद्रीय विषय। इस कविता का केंद्रीय विषय मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा आध्यात्मिक संबंध है, विशेष रूप से पेड़ों के साथ। इसमें पर्यावरण की रक्षा और उसका पोषण करने की जिम्मेदारी को रेखांकित किया गया है। मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। यदि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो गंभीर दुष्परिणाम होंगे। कविता से मिलने वाला विशेष सबक। प्रकृति के प्रति प्रत्येक अन्याय स्वयं पर चोट है। जीवन को बचाने के लिए वृक्षों की रक्षा करो और उन्हें लगाओ ताकि अपने सच्चे परिवार पृथ्वी का सम्मान कर सको। स्वागत है द लर्निंग लैंटर्न एट लर्न विद टेल्स पास्ट पीएस में, जहां मजेदार एनिमेशन के साथ सीखना है बेहद आसान और मजेदार। कहानी का शीर्षक हमारी उड़ती हुई पतंग। लेखिका लूसी मॉड मॉन्टगोमरी। नमस्ते मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द लर्निंग लैंटर्न में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक सुंदर, मज़ेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी, हमारी उड़ती हुई पतंग, जिसे लिखा है प्रसिद्ध कनाडाई लेखिका लूसी मॉड मॉन्टगोमरी ने। लूसी मॉड मॉन्टगोमरी सन 1874 से 1942 तक जीवित रहीं। वे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक श्रृंखला एन ऑफ ग्रीन गैबल्स के लिए जानी जाती हैं। उनकी कहानियाँ प्रकृति, भावनाओं, दयालुता और पारिवारिक प्रेम से भरी होती हैं, और आज की कहानी भी ऐसी ही एक अनमोल रचना है। तो अपनी पतंग की डोर कस लीजिए, अपने दिल खोल लीजिए और चलिए कहानी शुरू करते हैं। यूनिट 1, बिग हाफ मून द्वीप का जीवन। बिग हाफ मून द्वीप पर हमारे साथ खेलने के लिए कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। लेकिन हम एक दूसरे के साथ खुश रहना जानते थे, और सच में हम खुश रहते थे। हम बिग हाफ मून द्वीप पर रहते थे। हम यानी पापा, मेरा भाई क्लॉड और मैं फिलिपा। मैं 11 साल की हूँ और मैं 12 का हूँ, लगभग 13। पापा वहाँ के बड़े लाइट हाउस के रखवाले थे। सर्दियों में जब समुद्र शीशे की तरह जम जाता, हम मुख्य भूमि पर चले जाते। लेकिन जैसे ही वसंत आता, हम खुशी खुशी अपने प्यारे द्वीप पर लौट आते। मुख्य भूमि के लोग अक्सर दुख से कहते, हाय रे बेचारे बच्चे, उस द्वीप पर कितने अकेले रहते होंगे। अकेले? हमारे पास समुद्री डाकुओं की गुफाएं हैं और गुप्त खजाने की जगहें भी। फिर भी कभी कभी हम चाहते थे कि हमारे भी रिश्तेदार हों। सबके रिश्तेदार होते हैं, तो हमारे क्यों नहीं? जब हमने यह बात पापा से पूछी तो उनका चेहरा अचानक उदास हो गया। ये मेरी गलती थी बच्चों, सब मेरी ही गलती थी। उस समय हम नहीं समझ पाए कि उनका क्या मतलब था। यूनिट 2, पतंग की रोमांचक घटना। बिग हाफ मून में गर्मियाँ बहुत ही जादुई होती थी। नीला पानी चमकता था और हवा खुशी से नाचती थी। उस गर्मी में हम एक ही चीज़ के दीवाने थे, पतंगे। पतंगे। हमने कई पतंगे बनाई, बड़ी, छोटी, अजीब सी। लेकिन हमारी सबसे प्रिय थी एक बहुत बड़ी लाल पतंग जिस पर सुनहरे चमकते सितारे लगे थे। उस पर हमने गर्व से लिखा था, क्लॉड लीट और फिलिपा लीट, बिग हाफ मून लाइट हाउस। एक तेज हवा वाले दिन, ओ नो, मैं फिसल गई और मेरी कोहनी पतंग को चीरती हुई निकल गई।
हमारी सुंदर पतंग। अब लाल कागज भी नहीं बचा था, तो हमने पास पड़ी पहली चीज उठा ली, एक पुराना पत्र जो अलमारी पर रखा था। हमने जल्दी से पतंग जोड़ी। पतंग ऊपर गई और ऊपर और भी ऊपर, फिर अरे बाप रे, हमारी पतंग उड़ गई सीधे समुद्र के ऊपर से मुख्य भूमि की ओर। यूनिट 3, चमत्कारी पत्र। 1 महीने बाद पापा के नाम एक पत्र आया। उन्होंने उसे पढ़ा। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी पतंग का क्या हुआ? फिर उन्होंने हमें सब कुछ बताया। बहुत साल पहले उनका अपने भाई से झगड़ा हो गया था और बहन से संपर्क टूट गया था। जिस पत्र से हमने पतंग जोड़ी थी वह उसी बहन का लिखा हुआ था। दूर अंदरूनी इलाके में 2 बच्चे डिक और मीमी हमारी पतंग को एक पेड़ पर फंसा हुआ पाए। जब उनकी माँ ने वह पत्र देखा, ये तो मेरे भाई का पत्र है। उन्होंने नाम पहचान लिए। वे समझ गईं कि हम कौन हैं और उन्होंने तुरंत पत्र लिखा। अगले ही दिन पापा लौटे, साथ लेकर एक आंटी और कजिन्स। आंटी एस्थर हमारे साथ रहने लगी। डिक और मीमी हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन गए और सबसे अच्छी बात, अब हमारे पास थे अपने रिश्तेदार। सारांश। हमारी उड़ती हुई पतंग 2 बच्चों की कहानी है, जिनकी खोई हुई पतंग एक पुराने पत्र के जरिए उनकी बिछड़ी हुई आंटी तक पहुंचती है और टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ देती है। शिक्षा। परिवार के रिश्ते अनमोल होते हैं। कभी कभी छोटी सी दुर्घटना बड़ा चमत्कार बन जाती है। प्यार हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। समापन देखने के लिए धन्यवाद प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिलों को पतंग की तरह ऊंचा उड़ने दीजिए। Class 10 stories and poems. Let's begin. कविता का शीर्षक है समुद्र की तड़प, जॉन मेसफील्ड द्वारा। मुझे फिर से समुद्र की ओर जाना है, उसे एकाकी समुद्र और आकाश के नीचे, और मैं बस एक ऊंचा जहाज चाहता हूँ और उसे दिशा दिखाने के लिए एक तारा। पतवार का झटका, हवा का गीत और सफेद पाल का हिलना, समुद्र के चेहरे पर धूसर धुंध और उगते धूसर भोर का आलोक। मुझे फिर से समुद्र की ओर जाना है, क्योंकि दौड़ती लहरों की पुकार जंगली है, स्पष्ट है और जिसे नकारा नहीं जा सकता। और मैं बस चाहता हूँ एक हवाओं से भरा दिन, उड़ते हुए सफेद बादलों के साथ, उड़ती हुई बौछारें, उछलती फेन की लहरें और चिल्लाते समुद्री गिल्लियों का स्वर। मुझे फिर से समुद्र की ओर जाना है, उस भटकते बंजारे जीवन की ओर, जहाँ समुद्री पक्षियों और भेल का रास्ता है और हवा एक तेज चाकू की धार जैसी है। और मैं बस चाहता हूँ किसी हंसते हुए साथी नाविक से कोई हंसी मजाक की कहानी। और जब लंबी यात्रा समाप्त हो जाए तब शांति की नींद और मधुर स्वप्न। कविता का केंद्रीय विषय समुद्र की तड़प। कविता का केंद्रीय विषय कवि का समुद्र के प्रति गहरा आत्मीय आकर्षण है। ये प्रकृति साहसिकता, स्वतंत्रता और नाविक के घुमंतू जीवन के प्रति उनके लगाव को दर्शाती है। कविता समुद्र की सुंदरता, उसकी शक्ति और उसकी अदम्य खिंचाव को व्यक्त करती है, जिसमें जंगलीपन और शांति दोनों समाहित हैं। कविता से मिलने वाला विशेष सबक, जीवन एक यात्रा है जो तड़प, स्वतंत्रता और प्रकृति की अनंत लय से भरी होती है। अपने जुनून का पीछा करो, भले ही वह अनजान राहों तक ले जाए। स्वागत है द लर्निंग लैंटर्न एट लर्न विद टेल्स पास्ट पीएस में।
जहां मजेदार एनिमेशन के साथ सीखना है बेहद आसान और मजेदार। चलिए सीखने की ये रोशनी जलाएं। शीर्षक बिल्ली, एंड्रयू बार्टन पैटरसन द्वारा स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिल्ली, जिसे एंड्रयू बार्टन पैटरसन ने लिखा है और जो स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि बिल्लियाँ बुद्धिहीन प्राणी हैं जो केवल आराम पसंद करती हैं और जिन्हें दूध और चूहों के अलावा किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। लेकिन वास्तव में बिल्ली में ज़्यादा चरित्र होता है, शायद कई इंसानों से भी अधिक, और वह जीवन से कहीं अधिक आनंद लेती है। वह एक खिलाड़ी है, एक नटखट कलाबाज है और एक ज़बरदस्त योद्धा भी। दिन भर वह घर में इधर उधर घूमती रहती है, आराम करती है और घर के लोगों का ध्यान सहती रहती है। समय काटने के लिए वह कभी कभी बिना किसी कारण एक चूहे के बिल को घंटों तक घूरती रहती है, भले ही चूहा बाहर न निकले। वह ऐसा सिर्फ बोरियत से बचने के लिए करती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि यही उसका पूरा जीवन है, लेकिन जब शाम का अंधेरा उतरता है तब असली बिल्ली सामने आती है। जब परिवार चाय पीने बैठता है तो बिल्ली भी अपना हिस्सा पाने आ जाती है। वह घर के सदस्यों के पैरों से खुद को रगड़ती है और ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाती है। अगर कोई मेहमान हो तो बिल्ली ख़ास तौर पर उसके प्रति सभ्य होती है, क्योंकि उसे लगता है कि मेहमान के पास सबसे अच्छी चीज़ होगी। कभी कभी मेहमान उसे कुछ खिलाने के बजाय सिर्फ सहलाते हैं और कहते हैं, मेहमान, बेचारा पुसी, तू कितनी प्यारी है। बिल्ली सोचती है, बहुत हुआ प्यार दुलार, मेरी मछली कहाँ है। जब बिल्ली को खाना नहीं मिलता तो वह चुपचाप पंजा मारकर मेहमान की टांग पर खरोंच देती है। मेहमान, ओह, इसने मुझे खरोंच दिया। परिवार, देखा कितना समझदार है, यह चाहता है कि आप इसे कुछ खिलाएं। अब मेहमान जो सच में करना चाहता है, उसे बाहर फेंक देना, वह नहीं कर सकता। वह गुस्से और दर्द से भरे आंसुओं के साथ मुस्कुराता है और अपनी प्लेट से मछली का टुकड़ा देकर उसे नीचे देता है। बिल्ली उसे शांत भाव से लेती है, जैसे कह रही हो, अगली बार जरा जल्दी समझना मेरे दोस्त। चाय के बाद जब परिवार आग के पास आराम करता है तब बिल्ली चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। अब उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। वह पिछवाड़े की दीवार पर कूदती है, फिर दूसरी ओर उतर जाती है और एक खाली झोपड़ी की छत पर पहुंच जाती है। उसकी चाल अब एक तेंदुए जैसी हो जाती है। वह सतर्क हो जाती है क्योंकि उसके कई दुश्मन हैं, कुत्ते और पत्थर फेंकने वाले बच्चे। छत पर वह अपनी पीठ मोड़ती है, पंजों से छत की छाल खुरचती है और अपनी मांसपेशियों को खींचती है ताकि देख सके कि वह पूरी तरह तैयार है या नहीं। फिर वह अपना सिर झुकाकर अपनी बिरादरी को पुकारती है। थोड़ी देर में वे सब आ जाते हैं, फुर्तीली सुंदर छायाएं। वे अब वह प्यारी प्यारी बिल्लियाँ नहीं रहीं जो 1 घंटे पहले दूध और मछली के लिए म्याऊं कर रही थीं। अब वे योद्धा हैं। सोचिए वह अपनी ज़िंदगी से कितना ज़्यादा आनंद लेती है। इन बिल्लियों के लिए उपनगरों के ये पिछवाड़े रोमांच से भरे शिकार स्थल हैं, शायद राजा आर्थर के योद्धाओं से भी ज़्यादा साहसिक कारनामों वाले। लोग अक्सर बिल्लियों को लेकर कहते हैं कि वे घर को लोगों से ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन यह स्वाभाविक है। वह अपनी ज़मीन, अपने मित्रों और परिचित स्थलों को नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए जब परिवार घर बदलता है तो बिल्ली अक्सर पुराने घर में रह जाती है और नए किराएदारों से दोस्ती कर लेती है। वह उन्हें खुद को रखने का सौभाग्य देती है और अपनी मर्जी से जिंदगी का आनंद लेती है। कहानी का सारांश, समरी। यह कहानी सिम्बा नामक एक चालाक बिल्ली के इर्द गिर्द घूमती है, जो दिन में सुस्त लगती है लेकिन रात में उसका असली साहसी रूप सामने आता है। दिन में वह शांत और प्यारी दिखती है, लेकिन रात को वह अपने बिल्ली दोस्तों के साथ साहसिक शिकारी बन जाती है। कहानी हमें सिखाती है कि किसी को उसकी बाहरी बनावट से मत आंकिए। हर किसी के भीतर एक अनकही कहानी होती है। शिक्षा, लेसन, जैसे हो वैसे बने रहो। एक शांत बिल्ली के दिल में भी एक जंगली आत्मा छिपी होती है। कभी भी किसी को उसके दिखावे से कम मत समझो। हर जीव में कुछ न कुछ विशेष होता है। Class 10 Stories and Poems। कविता का शीर्षक घोंघा, विलियम कूपर द्वारा। घास, पत्ती, फल, यह दीवार पर घोंघा चिपक कर रहता है। गिरने का डर नहीं करता, मानो वहीं उग आया हो अपने घर समेत एक साथ।
अपने उस घर में वो सुरक्षित छिपा रहता है। जब कोई खतरा आता है, तूफान हो या अन्य कोई हानि मौसम की, उसके सींगों को बस हल्का सा छू दो तो उसकी स्वयं को समेटने की शक्ति इतनी है कि वो बहुत नाराजगी के साथ अपने घर में सिमट जाता है। जहां भी वो रहता है अकेला ही रहता है, सिवाय अपने आप के उसके पास और कोई संपत्ति नहीं। अपने आप में ही पूरी तरह संतुष्ट रहता है। कविता का केंद्रीय विषय आत्मनिर्भरता, सतर्कता और संतोष। विलियम कूपर की घोंघा कविता एक ऐसे घोंघे के जीवन को दर्शाती है जो अपना घर हमेशा अपने साथ रखता है और खतरे के समय उसमें सिमट जाता है। ये कविता आत्मनिर्भरता, सावधानी और स्वयं से संतुष्ट रहने का सुंदर प्रतीक है। कविता से मिलने वाला विशेष सबक सच्ची सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और अपनी उपलब्ध चीजों में संतोष में है। कविता हमें सिखाती है कि बाहरी वस्तुओं या संगति की लालसा करने के बजाय स्वयं में आत्मनिर्भर, सतर्क और संतुष्ट रहना चाहिए।